हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। प्रभु की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी 12th स्टूडेंट बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो सीरीज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कविटी से करूँगा डिस्कशन, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने सेंटअप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैंने अलग अलग से वीडियो का डिस्कशन किया है। 45 मिनट्स का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार जा करके इसी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, और आज आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करें और आपको वो वीडियो पे जाएं, जहाँ पे मैंने पूरी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए देखते हैं आज का हमारा ये क्या टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, आज आपका जो ये टॉपिक है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको लिखने वाले हैं हमारे, आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। आज आपके साथ मैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। तो चलिए हमारे साथ बिल्कुल आप पूरे अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन स्वतः ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ को ध्यान रखिए, रटी हुई चीज़ें वह बहुत ही जल्द दिमाग से निकल जाती है, लेकिन समझी हुई चीज़ें आपको जल्दी नहीं छोड़ के जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, आप इसे समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की। हर एक दिन की भांति सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अगर सकारात्मक भाव से रहते हैं, पॉजिटिव थिंक रहते हैं, तो हमारा दिन भी अच्छा होता है। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमसे कह के गए हुए हैं। देखते हैं क्या कहता है आज का जो मोटिवेशनल कोट है। वो बहुत ही अच्छी सी वर्ड लिखी गई है, डर। ये जो डर नाम की जो शब्द है, ये हम सभी के अंदर बहुत बड़ी बैठी रहती है। हर एक चीज़ से डर लगती है। जैसे कि आप कोई नया काम करने जाओ, कोई नया इनिशिएटिव लेने जाओ तो डर लगती है। आप एग्ज़ाम देने जाओ तो डर लगती है। आप कुछ करने जा रहे हो तो डर लगती है। आप किसी की हेल्प भी करने जाओ तो भी आपको डर लगती ही लगती है। तो इस डर का आखिर मतलब क्या है? डर का मैंने यहाँ पे दो मतलब बताया आपको। फॉरगेट एवरीथिंग, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ आप उसे भूल जाए। ऐसा इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। हर एक के साथ कुछ ना कुछ वहाँ पे नेगेटिव होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमेशा कंफर्ट जोन में ही बैठा हो। कुछ ना कुछ तो उसके साथ बुरा होता ही होता है। क्या उस दिन को वो हमेशा याद रखता है? ऐसा नहीं ना रहता है। आप भी उसे क्या करो, भूल जाओ एंड रन। और आप अपने जीवन में जो है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप उस चीज़ को लेकर के हमेशा, आप उसी चीज़ को लेकर के आप बार बार अपने आप को मत कोसो, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने कोई और आपके लिए मौका बनाया। आप उस मौके को अचीव करो, उस मौके को आप ग्रैब करो। या दूसरा मतलब क्या है? फेस एवरीथिंग एंड राइज। या तो आप हर एक जो भी चीज़ें आपके साथ आ रही है, जो आपके सामने आ रही है, आप उसे मुकाबला करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और आप उसकी मुकाबला करो एंड राइज, और आगे बढ़ो। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। या तो आप भूल के आगे बढ़ो, या आप हर एक चीज़ का मुकाबला करते हुए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पाँव खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपके भी आसपास दिखने को जरूर देख ऐसे लोग मिलते ही होंगे कि जब आप आगे थोड़ी सी भी कदम आपकी आगे पहली से दूसरी सीढ़ी पे आप चढ़ जाओगे, तो आपकी थोड़े कुछ लोग होंगे जो आपके जेलस आपसे फील करते होंगे। वो बोलेंगे, ना बेटा तू आ जा, नीचे एक बार खींच लेते हैं ऐसा करके। तो इस तरह के लोगों से आप बच के रहें। तो इस तरह की आप उनसे मुकाबला करने की आप कोशिश करें। तो ये हमारा मोटिवेशनल कोट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। टी.एस. एलियट हैज़ रिटेन द पोएम। टी.एस. एलियट ने कौन सा पोएम लिखा है? क्या ये फायर हिम लिखे हैं? फायर हिम जो लिखे हुए हैं उनका नाम बनता है हमारा के.एन. दरुवल्ला। स्नेक जो लिखे हुए हैं उनका नाम बनता है डी.एच. लॉरेंस। द सोल्जर जो लिखे हुए हैं उनका नाम बनता है आपका रूपर्ट ब्रूक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो लिखी गई है वो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है। नंबर 2, टी.एस. एलियट वाज बॉर्न इन। टी.एस. एलियट साहब का जन्म होता है कहाँ पे? बट लेकिन एवेंचुअली सेटल्ड इन, लेकिन वह कभी जा करके वो सेटल्ड हो जाते हैं। किस जगह पे? किस जगह पे जाके वो निवास स्थान बना लेते हैं? किस जगह पे जाके वह रहना शुरू कर देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, टी.एस. एलियट साहब का जन्म जो होता है वो आपका होता है यूएसए में, और ये सेटल्ड हो जाते हैं आपके इंग्लैंड में। कहाँ पे हो जाते हैं? इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर बनेगा यूएसए में इनका जन्म होता है और इंग्लैंड में यह सेटल्ड हो जाते हैं।
नंबर 3, T.S. Eliot was one of the greatest poets of that century. T.S. Eliot महान कवियों में से एक हैं और उस महान कवियों में से कौन से शताब्दी के महान कवियों में से एक हैं? तो मैंने आपको इससे भी पहले बताया था, जब भी आपको किसी भी कवि का आपको शताब्दी बताना हो तो उनकी मृत्यु वर्ष को पता करें। इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है 1965 में, और जिस वाले में मृत्यु हो रही है, जैसे 19 में मृत्यु हुई तो इससे आगे वाले की सेंचुरी आप इसको काउंट करोगे। तो ये कौन से शताब्दी के पोएट बनेंगे? ये बनेंगे 20th सेंचुरी के। जैसे अभी हम लोग 2020 में चल रहे हैं, तो हम लोग कौन से शताब्दी में चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो इसी वजह से टी.एस. एलियट जो कौन से शताब्दी के कवि बनते हैं? 20th सेंचुरी के। नंबर 4, टी.एस. एलियट बेस्ट नॉन पोएम्स आर। टी.एस. एलियट की जो प्रसिद्ध, जो बहुत ही प्रख्यात, जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस जो पोएम है, अच्छी सी जो पोएम है, उनमें कौन कौन है देखेंगे। इसमें जो ये तीनों जो है आपके लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये तीनों जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई पोएम्स है, और इस पोएम का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एश वेडनेसडे 2018 में पूछी गई है और वेस्टलैंड 2019 में पूछी गई है। तो आई होप कहीं हो सकता है इस बार के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए फोर क्वार्टेट्स इट इज़ रिटन बाय। फोर क्वार्टेट्स किसने लिखा है? तो आप तीनों को याद रखें, एश वेडनेसडे, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टेट्स। ये तीनों जो लिखे गए हैं आपके टी.एस. एलियट साहब के द्वारा ही लिखे गए हैं। नंबर 5, मैकाविटी इज़ फ्रॉम। मैकाविटी जो है ये कौन से बुक से ली गई है? क्या यह द एज ऑफ एंजाइटी से ली गई है? आप समझेंगे। द एज ऑफ एंजाइटी जो लिखे हैं उनको पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। आखिर पुलित्जर प्राइज़ किन्हें दिया गया था? तो आपको उनका नाम याद आ रहा होगा, W.H. ऑरेन साहब को पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। पीकॉक पाई जो लिखे हैं उन्हें चिल्ड्रन पोएट की उपाधि दी गई है, और चिल्ड्रन पोएट की जो उपाधि दी गई है वह दी गई उन्हें वाल्टर डेलामेरे को। और वाल्टर डेलामेरे जो ने पोएम लिखा है वो लिखा हुआ एन एपिटैफ, और उस पोएम में जिसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है वह है एक लेडी वेस्ट इंग्लैंड की। दूसरी है लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो लिखी गई है वो लिखी गई है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ के पोएट। कौन बनते हैं? सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ के पोएट आपके बनते हैं वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा। तो वॉल्ट विटमैन साहब ने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा नंबर 5 का ओल्ड पॉशम्स बुक फॉर प्रैक्टिकल कैट। जो मैकाविटी जो लिखी गई है वो लिखी गई आपकी ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। नंबर 6, मैकाविटी इज़ अ फ्रेंड इन डैश शेप। मैकाविटी दोस्त तो है, आखिर कौन सी आकृति में है, कौन से वेश में है वह दोस्त, कौन सी उसकी वेश है, उसकी फेस कैसी है, वह कैसी आकृति की दोस्त बनती है? क्या वह पक्षी के रूप में दोस्त है? क्या वह मनुष्य के रूप में दोस्त है? फेलाइन के रूप में दोस्त है? या बाघ के रूप में दोस्त है? आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भी घर में आसपास सब जगह सुनते होंगे इस चीज़ को, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कभी कभी कि बिल्ली जो है बाघ की प्रजाति लगती है। तो क्या इसका आंसर बाघ होगा, टाइगर होगा? नहीं, इसका आंसर टाइगर नहीं होगा। मैकाविटी जो है वह फ्रेंड है फीलाइन शेप में। फीलाइन का मतलब क्या होता है? फीलाइन का मतलब होता है एक बहुत ही विडंबना प्रकार की बिल्ली, एक बहुत ही विडंबित बिल्ली, एक प्रकार की बहुत ही बृहद आकृति की बिल्ली को ही हम फीलाइन कहते हैं। तो मैकाविटी इज अ फ्रेंड इन फेलाइन शेप। नंबर 7, मैकाविटी वॉज अ कैट ऑफ। मैकाविटी बिल्ली है, उसकी क्या विशेषता है? क्या वह इगरनेस है? क्या वह जानने की इच्छा रखती है? लेजीनेस, क्या आलसी है? क्या वह डेसिटफुलनेस, क्या वह कपटी है या साइनेस? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मैकाविटी जो है कपटी पूर्ण बिल्ली है। जैसे हमारे समाज के कुछ लोग भी आपको देखने आस पड़ोस में मिल जाएंगे ऐसे लोग, तो उसी तरह की ये बिल्ली है। जैसे कि मैं किसी का इस तरह से नाम नहीं जिक्र कर रहा हूँ, बट यह समझेंगे कि वह एक कैसी है, कपटीपूर्ण बिल्ली है। तो मैकाविटी वॉज अ कैट ऑफ डिसीटफुलनेस। मैकाविटी जो बिल्ली बनती है वह कपटीपूर्ण है। मैकाविटी मूव्स लाइक। मैकाविटी चहलती है। मैकाविटी जब बैठी रहती है तो वह अपनी गर्दनों को इस तरह से हिलाती है। किस तरह से हिलाती है? तो मैकाविटी जो है अपनी गर्दनों को जो है हिलाती है किसके तरह? वह एक सांप की तरह अपनी गर्दनों को हिलाती है। इसीलिए राइट आंसर इसका बनेगा स्नेक। स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है, लिजार्ड का मतलब छिपकली होती है। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। किसे क्रिमिनलों का उस्ताद कहा गया है?
क्या यहाँ पे देखेंगे कुछ नाम लिखे हुए हैं आप लोग को, देखो ये पार्टिकुलर लेसन का हम डिस्कशन करें तो आप इसका इजीली आंसर कर जाओगे, बोलोगे मैकाविटी को ही जो है सर कहा गया है, क्या कहा गया है, क्रिमिनलों का उस्ताद कहा गया। लेकिन जब ये मिक्स्ड क्वेश्चन होगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कोई और आपका लेसन ऐसा नहीं है जिसमें क्रिमिनलों की चर्चा हो रही हो। तो आपका राइट आंसर बनेगा मैकाविटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। ये मुंगोजेरी और गीडल बॉन्स जो है ये आपकी बिल्ली की ही स्पीसीज है, प्रजाति है, उन्हीं की एक नस्ल है। नंबर 10, द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू। कवि जो है टी.एस. एलियट साहब वह मैकाविटी की तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं? तो कवि जो टी.एस. एलियट साहब है वह मैकाविटी की तुलना एक हिस्टोरियन से करते हैं, एक इतिहासकार से करते हैं, और उस इतिहासकार का नाम बनता है हमारा नेपोलियन। मैकाविटी जो है इस जो बिल्ली जो है उसका तुलना टी.एस. एलियट साहब नेपोलियन से कर देते हैं। नंबर 11, मैकाविटी इज कॉल्ड। मैकाविटी को कहा गया है, ये देखो सबके लास्ट में मैंने पॉ लिखा हुआ है। इस पॉ का मतलब क्या होता है? पॉ का मतलब होता है पंजा, जो बिल्ली के होते हैं। तो मैकाविटी जो है कहा गया उसे कैसी पंजे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका द हिडन पॉ। हिड का मतलब होता है छिपा जाना, और यहाँ पे हिडन पॉ का मतलब ये हुआ कि वैसे प्रकार की व्यक्ति, वैसी प्रकार की मतलब जानवर जो क्या करे, कोई किसी प्रकार की क्राइम कर दे और उस क्राइम की सीन से वह सडनली गायब हो जाए, पता ही न चले, थोड़ी सी भी आभास भी न हो, हमें फील भी न लगे कि ये सब कुछ किया उसका है। तो मैकाविटी जो है वह हिडन पॉ बनती है। मैकाविटी इज एन। मैकाविटी ये क्या है? क्या ये क्रिमिनल है? सही है। आउटलॉ है? ये भी सही है। थीप चोर है? ये भी सही है। गैम्बलर, क्या ये एक जुआ खेलने वाली है, जुएरी टाइप की है? तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? क्या 3-3 बनेंगे? जुआ तो नहीं खेलती थी, डकैती वगैरह तो क्या करती थी, लेकिन चोरी करती थी, बट ये जुआ नहीं खेलती थी। क्या ये तीनों राइट आंसर बनेंगे? एक मिनट, तो ये 3 तो राइट आंसर बनेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऑल ऑफ दिस दिया नहीं, तो क्या होंगे? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एन। एन का जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं वॉवेल साउंड वर्ड के पहले। किसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं? वॉवेल साउंड वर्ड के पहले। तो मैकाविटी इज एन। मैकाविटी क्या है? वो आउटलॉ है, मतलब वह नियम से परे है, वो बहुत बड़ी अपराधी है, उसके लिए कुछ नियम ही नहीं है, वह बहुत बड़ी अपराधी के संगीन में आ जाती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बनेगा आउटलॉ। देखो क्रिमिनल के पहले आप एन आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिए। आर्टिकल एन का यूज़ जब भी आप करोगे या कोई भी आर्टिकल आप ए और एन का यूज़ करोगे तो हमेशा हम उसको साउंड को देख के यूज़ करते हैं। अब जैसे आप लोग एक वर्ड जानते होंगे, ऐसा लिखा हुआ है, ये HEIR, इसको क्या पढ़ते हो आप लोग? हायर पढ़ते हो। ये हायर नहीं वर्ड होता, ये होता है आयर। अब जिस वजह से लोग क्या करते हैं, इसके पहले आर्टिकल आ लगा देते हैं, ये गलत होगा, ये एन आयर होगा। आयर का मतलब होता है वारिस। तो इस वजह से आप थोड़ा सा, अगर आपको ये भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, सर इसकी वीडियो दे दो, तो मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 13, मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाविटी क्या है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए? मतलब जो वहाँ की जो ब्रिटेन की, जो ब्रिटिश की, जो इंग्लैंड की जो पुलिस है, उसके लिए मैकाविटी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मैकाविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, जो वहाँ की जो ब्रिटिश की जो पुलिस है, जो इंग्लैंड की जो पुलिस है, उसके लिए बफलमेंट है। बफलमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी परेशानी है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी उलझन है। तो मैकाविटी जो है किसके लिए? आप क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है, मैकाविटी इज़ द बैफलमेंट ऑफ डैश। मैकाविटी बहुत बड़ी उलझन की चीज़ है, बहुत बड़ी परेशानी है, किन के लिए? तो आप याद रखेंगे स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वह बहुत बड़ी उलझन बनती है। नंबर 14, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ अ डैश टाइप ऑफ पोयम। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार की पोयम है? क्या ये एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक पोयम है? इसे मतलब कोई मतलब कि जिसे देख करके हमें कुछ सीखना चाहिए, ऐसी प्रकार की कोई पोयम है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, मतलब जो बहुत ही हंसी मजाक वाली कोई पोयम है। वार पोयम। वार पोयम तो आपने पढ़ा, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक की लिखी हुई, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या लव पोयम? ये भी नहीं है। ये जो है आपका राइट, इसका आंसर बनेगा ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपकी बहुत ही मजाकिया टाइप का हो, इस प्रकार का ये पोयम बनता है आपका मैकाविटी। नंबर 15, टी.एस. एलियट वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। टी.एस. एलियट साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया कौन से ईस्वी में?
इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1948 में। टी.एस. एलियट साहब को ध्यान रखेंगे, इनको जो है नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वह लिटरेचर में दिया गया था, साहित्य में दिया गया हुआ था। और कौन सी ईस्वी में? 1948 में। नंबर 16, मैकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ ह्यूमन। मैकाविटी क्या करती है? जो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम कानून है, जो सरकार के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसे तोड़ देती है। उसे तोड़ के ना चोरी करती है। हमारी जो नियम कानून है उसे तोड़ के वो सब कुछ काम करती है। इवन यहाँ तक कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ, ये और एक कानून तोड़ देती है। और वो कौन सी कानून है जिसे तोड़ देती है मैकाविटी? तो इसका राइट आंसर बनेगा, मैकाविटी जो है गुरुत्वाकर्षण का भी नियम तोड़ देती है। क्योंकि मैकाविटी के पास ऐसी शक्ति है, वो हवा में अपने आप को चाहे तो कुछ समय के लिए अपने आप को झूलते हुए, तैरते हुए लटका सकती है। और हम जानते हैं अगर झूलने की बात हो हवा में तो वो केवल चिड़ियों के पास ऐसी गुण है, और हम सभी में, ह्यूमंस में, और इस लिविंग थिंग्स में और किन्हीं के पास नहीं है। लेकिन मैकाविटी ये भी उसको जो है ग्रेविटी की जो रूल है उसे भी तोड़ देती है। मनुष्य का रूल तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन जो नेचर का रूल है उसको भी तोड़ देती है। और नेचर का रूल इट मीन्स ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम को भी तोड़ देती है। नेक्स्ट है नंबर 17, डैश इज टॉल एंड थीन। कौन लंबी और पतली है? तब दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है मैकाविटी इज डैश एंड डैश, या तो मैकाविटी इज टॉल एंड डैश। तो आप दोनों याद रखेंगे, मैकाविटी लंबी भी है और पतली भी है। तो मैकाविटी इज टॉल एंड थीन। नंबर 17 हो गया। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर करना, और इससे अपने दोस्तों को भी बताएं। और अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्त की भी हेल्प करें। यदि आप अपने दोस्त की हेल्प करते हैं तो प्रभु भी आपकी हेल्प करेंगे। मतलब आप किसी की भी हेल्प करते, दोस्त की नहीं, किसी की भी आप हेल्प करते हो तो प्रभु भी आपकी बिल्कुल मदद करते ही करते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 18 क्वेश्चन। मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट। मैकाविटी गायब हो जाती है कौन सी जगह से? चोरी की जगह से। जहाँ जहाँ चोरी होती है उस जगह से वो गायब हो जाती है। बिफोर के पहले, किसके पहले? रीच देयर, वहाँ पहुँचने से। इसका राइट आंसर बनेगा पुलिस के पहुँचने से पहले, कमांडर, ऑनर, मालिक, ऑनर का मतलब मालिक, पीपल, लोग के पहुँचने से पहले। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होंगी। मैकाविटी जो वो गायब हो जाती है किसके पहुँचने से पहले? तो पुलिस के पहुँचने से पहले जो है मैकाविटी वहाँ से गायब हो जाती है। नंबर 19, मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब क्या होता है? लेविटेशन का मतलब होता है झूलने की जो पावर है, उसके अंदर जो झूलने की जो शक्ति है। वुड मेक अ डैश स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, मतलब किसी को एक ही निगाहें देखते रह जाना। तो मैकाविटी की जो पावर जो है इस तरह की झूलने की, हवा में तैरने की, स्विंग करने की, ये जो पावर जो है इसकी वजह से उसे कौन घूरने लगता, उसे कौन झांकने लगता, ताकने लगता उसे। तो जब रास्ते से राहगीर जो जाते रहते हैं, जो पासर्स बाय होते हैं, वो देखने लगते हैं। और इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फकीर। आप सोच रहे होगे कि सेंट नहीं बनेगा। सेंट का भी मतलब साधु होता है, प्रिस्ट का भी मतलब जो है पुजारी होता है, और मॉन्क का मतलब भी साधु होता है। तो इस सारे वर्ड नहीं लिखे हैं, लेकिन फ़कीर क्यों लिखा गया? क्योंकि इससे आपकी जो है टेक्सचुअल मीनिंग के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। मीन्स जो आपके बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वही आपको आंसर करना है। आप अपने मन से वर्ड का इस्तेमाल न करें। नंबर 20, मैकाविटीज़ फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड। मैकाविटी जो है क्राइम तो कर लेती है, लेकिन जो उसकी जो पदचिन्ह जो है, उसकी जो सबूत जो है, उसकी जो एविडेंस जो है वो नहीं मिलती है इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। जो ब्रिटिश की जो पुलिस है, जो इंग्लैंड की जो पुलिस है, उसमें नहीं मिलती है। किस में नहीं मिलती है? तो पुलिस की क्या होती है? क्या पुलिस की कोई बुक होती है? क्या पुलिस की फाइल होती है? क्या पुलिस की नोटबुक होती है? या पुलिस की पेपर होती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा पुलिस की फाइल होती है, ना कि नोटबुक होती है, ना कि बुक होती है, ना ही पेपर होती है। नंबर 21, टी.एस. एलियट वाज अ डैश। टी.एस. एलियट क्या थे? टी.एस. एलियट, इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा क्रिटिक। क्रिटिक मतलब आलोचनात्मक, मतलब किसी की आलोचना करना। पोएट, कवि, ड्रामाटिस्ट, नाटककार। तो इसका राइट आंसर बनेगा टी.एस. एलियट जो है ये सभी थे। वो आलोचनात्मक कवि भी थे, वो ड्रामाटिस्ट भी थे, नाटककार भी थे। नंबर 22, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएम। ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप इस तरह के लाइन्स को जरूर ध्यान रखें।
लाइन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, जब वो जो फॉरेन ऑफिसर्स जो होते हैं, जो उनकी जो मतलब जो विदेश जो वहाँ की जो क्या बोले तो इंग्लैंड की जो वहाँ की जो पुलिस होती है, जब मैकाविटी से क्या करती है, ट्रीटी कर लेती है, वार्ता कर लेती है, समझौता कर लेती है, और उसके बाद उसको जो वो जो है ना पेपर पे इस तरह से साइन करवा ले, मतलब किस तरह की वो बातें मनवा लेते हैं कि अब जो भी होगा इसका जो है मैकाविटी अब इस क्षेत्र में इस तरह की परेशानी उलझन नहीं प्रकट करेगी। लेकिन बाद में वो क्या होता है, मैकाविटी खुद से जा करके वह सारे जो एग्रीमेंट होती है वह सारे पेपर को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है। तो आप याद रखेंगे फॉरेन ऑफिसर मतलब फॉरेन ऑफिस मतलब विदेश की बात हो रही है। फाइंड द ट्रीटीज गोन एस्ट्रे, जो समझौता, ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, संधि, जो समझौता होता है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो आप इस तरह से कुछ आप वर्ड्स को ध्यान रखेंगे जिस वजह से आप उसे इजीली टिक कर पाए कि यह मैकाविटी की जो है लाइनें ली गई है। नेक्स्ट नंबर 2, ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ही हैज़ ब्रोकन द एवरी ह्यूमन लॉ, उसने सारे मनुष्य द्वारा मानव द्वारा बनाए गए नियम और कानून को तोड़ दिए हैं। ये तो बिल्कुल आपको याद ही हो गया होगा। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, ये बात बिल्कुल सच है कि आगे मैकाविटी क्राइम करके वह चली जाती है। कहाँ चली जाती है, तो आराम करने के लिए वो चली जाती है। तो यदि आप उसे ढूंढना है तो आप जाके देखो, वह रोड के साइड में बैठी रहती है, आराम करती हुई नजर आएगी, क्राइम करके चुपचाप गायब हो जाती है। तो ये तीनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें सारे लाइन्स को। एक बार आप जरूर वीडियो को ध्यान से पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको दोबारा रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि आप सभी का सेंटअप एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और आप सभी की प्रिपरेशन चल रही अच्छी नहीं उतनी, तो आप एक बार जा कर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो सारे सेंटअप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। आप उसको जाके एक बार जरूर प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से करें। नंबर 23, मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बॉन्स आर द डैश, मुंगो जेरी और ग्रीडल बॉन्स क्या है। तो मुंगो जेरी और ग्रीडल बॉन्स जो है स्पीसीज़ हैं। स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजाति हैं। किसकी प्रजाति हैं, तो ये बिल्ली की ही प्रजाति है जो इंग्लैंड में पाई जाती है। नंबर 24, टी.एस. एलियट वाज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश, टी.एस. एलियट साहब का जन्म कौन से ईयर में होता है और मृत्यु कौन से ईयर में होता है। तो टी.एस. एलियट साहब का जन्म जो है 1888 में और इनकी मृत्यु 1965 में होती है और इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है 1948 में और इनका जन्म होता है यूएसए में और ये सेटल्ड होते हैं इंग्लैंड में। ये कुछ जो आपकी जो मेन पॉइंट्स है इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा।